डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सेक्शन 3 होता है, जिसे हम लैंग्वेज टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, उसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पेपर के बारे में आपको बता देते हैं। वैसे इससे पहले की 3 वीडियो में हमने पेपर के बारे में बहुत अच्छे से कवर किया है। आप अधिक जानना चाहते हैं तो उन वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट से अवश्य चेक करें। कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। इसमें OMR सीट पर आंसर टिक करने होते हैं। ठीक है, जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा उसको OMR सीट पर फिल किया जाता है और इसमें जो आपको टोटल टाइम दिया जाता है वो 2 घंटे दिए जाते हैं। और इस एग्ज़ाम को जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन, ठीक है, टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। और इसको जो कंडक्ट कराती है वो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति कंडक्ट कराती है और ये रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज चुन सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और मैंडेटरी है कि जो इसके 3 सेक्शन होते हैं उसके हर सेक्शन में आपको क्या है, पास होना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप उसको खाली नहीं छोड़ेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग और आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो बेटर ऑप्शन है आप उसको टिक करके आएंगे। ठीक है, खाली कुछ नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, कि इस एग्ज़ाम पेपर में 3 सेक्शन होते हैं और ये 3 सेक्शन कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है वो एक मेंटल एबिलिटी का होता है। ठीक है, और सेक्शन सेकंड जो होता है वो अरिथमेटिक टेस्ट होता है और ये जो सेक्शन 3 होता है ये एक लैंग्वेज टेस्ट होता है। ठीक है, तो इससे पहली वीडियोस में हम ये ऊपर वाले दोनों सेक्शन बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं और एक 3rd वीडियो भी बनाया है हमने जिसमें लैंग्वेज टेस्ट को डिस्कस किया गया है जो कि इंग्लिश का था। ठीक है, तो क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करते हैं और कुछ बच्चे हिंदी मीडियम ऑप्ट करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम ऑप्ट करेंगे, ठीक है, आज उनके लिए हम ये सेक्शन 3 एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये सेक्शन 3 है और ये लैंग्वेज टेस्ट ही है लेकिन ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो जब ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देंगे इस वाले एग्ज़ाम को तो उनके लिए जो ये सेक्शन 3 आता है ये हिंदी लैंग्वेज में आता है। सेम होता है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आता है सेक्शन 3 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, सेम उसी हिसाब से यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे भी आपके लिए 4 पैसेज देंगे। ठीक है, जो कि अनसीन पैसेज होते हैं और हर पैसेज में 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 20 क्वेश्चन हो जाते हैं और उनको आपको फिल करना होता है। ठीक है, OMR सीट में। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट। और ये लैंग्वेज जो टेस्ट है ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो लैंग्वेज टेस्ट होगा वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें हम लैंग्वेज टेस्ट कवर कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और ये एग्ज़ाम में सेक्शन 3 के नाम से आएगा। ठीक है, तो देखते हैं पैसेज नंबर 1। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इससे आइडिया हो जाएगा कि पैसेज किस टाइप के आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना होता है। तो यहाँ पे भी सेम अप्रोच अपनाने वाले हैं हम कि सबसे पहले क्या करेंगे, पैसेज को रीड करने से पहले क्या करते हैं, हम एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि शहरीकरण किस व्यवस्था की स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि जो शहरीकरण शब्द है उस पर हमको ध्यान देना है। दूसरे प्रश्न में शहरी गरीबी का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, यानी कि शहरी गरीबी जो होती है उसको निर्धारित करने का क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। और 3rd प्रश्न में कहता है ये भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी चीज़ योगदान देती हैं
उन पर हमको ध्यान देना है जब हम उस अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में मलिन बस्तियों में रहने वालों की क्या स्थिति है। ठीक है। तो मलिन बस्तियों से रिलेटेड जो भी जानकारी दे रखी होगी उस पर भी हमको ध्यान देना है, अच्छे से उसको समझना है। उसके बाद 5th क्वेश्चन में पूछा गया है शहरी क्षेत्रों के गरीबों की संख्या कितनी मानी गई है। देखो यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, तो जो भी नंबर्स हमारे अनसीन पैसेज में दे रखे होंगे हम उनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो अब हमको एक आइडिया हो गया है कि प्रश्न इस टाइप के पूछे गए हैं, तो जब हम अनसीन पैसेज को रीड करेंगे तो इन्हीं लाइन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जिससे कि हम सही उत्तर तक पहुंच सकें। तो चलिए देखते हैं पैसेज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। भारत में तीव्र आर्थिक विकास की दृष्टि से देखें तो शहरीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने शहरीकरण वर्ड दिया है जो कि प्रश्न में भी दिया है। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे कि शहरीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है किसमें, तीव्र आर्थिक विकास की दृष्टि से। ठीक है, आगे कहता है नई आर्थिक नीति लागू करने से पूर्व शहरीकरण के दुष्प्रभावों की ओर शायद हमारे नीति निर्माताओं की सोच नहीं गई थी। ठीक है, यानी कि जब हमने शहरीकरण किया, यानी कि गांव से जब हम शहरों की तरफ गए, वहाँ पर आधुनिकीकरण किया, फैक्ट्रीज लगाई, कारखाने, उद्योग ये सब लगाए गए, तो जो हमारे नीति निर्माता थे उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि इन कारखानों, इन शहरीकरण की प्रक्रिया से हमारी समाज पर और हमारे पर्यावरण पर क्या कुप्रभाव और दुष्प्रभाव होंगे। ठीक है, यही कारण है कि मलिन बस्तियों में रहने वाली शहरी गरीब आज भी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शहरी गरीब वर्ड यूज़ हुआ है और ये हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था। तो हम देख पा रहे हैं कि जो शहरी गरीब होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो मलिन बस्तियों में रहते हैं। मलिन का मतलब जो गंदी बस्तियाँ होती हैं। ठीक है, जहाँ पर मक्खी मच्छर, ठीक है, पानी इकट्ठा रहता है, ना कोई पानी की निकास की व्यवस्था होती है, ना कोई सड़क होती है, ना वहाँ उन लोगों को बिजली की सुविधा होती है। ठीक है, तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं वो शहरी गरीब लोगों को होती हैं। तो कह सकते हैं हम कि वो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जीवन जीने के लिए। आगे कहता है इन मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या वैसे लोगों की है जो शोषण के बावजूद भी बेहतर रोजगार अवसरों की अनुपलब्धता के कारण गांव से शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हुए। तो लेखक कहना चाहता है कि जो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो कौन से लोग हैं, ये वे लोग हैं जो जिनका शोषण हुआ है। ठीक है, और शोषण होने के बावजूद वो अच्छे रोज़गार पाने की कोशिश में शहरों से की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, गांव को छोड़ करके वो कहाँ आ जाते हैं, शहरों में। पलायन, पलायन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो लोग क्या कर रहे हैं, गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं। कारण क्या है, उन्हें रोज़गार चाहिए। ठीक है, आगे कहता है भारत में अभी शहरी जनसंख्या 38 करोड़ 20 लाख है। ठीक है, तो देखिए एक जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, तो जनसंख्या से रिलेटेड एक प्रश्न था, इसीलिए हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे और जब आंसर करेंगे तो इस पर ध्यान देंगे। तो जनसंख्या 38 करोड़ 20 लाख है जो 20 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो एक आंकड़े के अनुसार क्या है कि भारत में जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है, 38 करोड़ 20 लाख। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है, जो हमारी स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंग कि अगले 20 वर्षों में ये कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, शहर की जनसंख्या में वृद्धि के साथ शहरीकरण की प्रवृत्ति में तेज़ी आ रही है। हो क्या रहा है कि जैसे लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं तो शहर की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। शहर की जनसंख्या में जब वृद्धि हो रही है तो इससे क्या है, जो शहरीकरण की प्रक्रिया है वह भी तेज हो रही है। आगे कहता है इससे गरीबों की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो ये तो ठीक है कि शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है, लेकिन इससे क्या है कि गरीबों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। इसका रीज़न क्या है कि जितने
साधन और संसाधन होने चाहिए थे शहर में इन लोगों को जगह देने के लिए, रोज़गार देने के लिए, उतने नहीं हैं। यानी कि जिस स्पीड से, जिस तेज़ी से लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, उस तेज़ी से शहर में आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं उनमें वृद्धि नहीं हो रही है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ऐसे लोग जो हैं वो मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, तो जब मलिन बस्तियों में वो रहने के लिए मजबूर हैं तो उन्हें गरीबी वाली जो ज़िंदगी होती है वो जीनी पड़ती है। आगे लेखक कहता है, रोज़गार की स्थिति गांव की अपेक्षा शहरों में अच्छी है, लेकिन यह अधिक खुश करने वाला नहीं है। ठीक है, माना कि जो रोज़गार होते हैं, काम करने के जो अवसर होते हैं वो शहरों में अधिक होते हैं, लेकिन वो इतने भी अच्छे नहीं होते कि आप बहुत अधिक खुश हो जाओ या फिर आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। ठीक है, आगे कहता है, योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 6,82,00,000 अर्थात 25% शहरी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। योजना आयोग, ठीक है, ये हमारी एक भारत सरकार की संस्था है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 6,82,00,000 अर्थात तो जो 25% लोग हैं शहर के, वो क्या हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, आप ऐसे मानिए कि कोई एक शहर है, यदि उसमें 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से 25 लोग ऐसे होंगे जो कि गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। गरीबी रेखा से जीने का यहाँ पर मतलब है कि उन्हें आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती। आगे लेखक कहता है, बेहतर जीवन तथा सुंदर भविष्य की आशा में आए इन मजदूरों का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, कहने को तो ये लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, लेकिन ये लोग आते क्यों हैं शहर? इन्हें रोज़गार चाहिए। ये अपनी जीवन की जो स्थितियाँ होती हैं और भविष्य में खुद को कुछ करते हुए देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग शहर की तरफ जाते हैं। और इन लोगों का भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था का मतलब हमारे देश में जो भी चीज़ें और वस्तुएं और जो भी सेवाएं निर्मित होती हैं उनका यदि एक कीमत लगाया जाए, ठीक है, तो वो जो कीमत होती है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है, जिसे जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सकल घरेलू आय। तो उसके नंबर्स को बढ़ाने में, ठीक है, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, किंतु उन्हें उसके बदले मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं मिल पाती। लेकिन इन लोगों का योगदान तो है, जीडीपी तो देश का इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन इन लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी नसीब नहीं होती हैं, वो भी अच्छे से नहीं मिल पाती हैं। तो लेखक आगे कहता है, ऐसे वर्ग के लिए गांव और शहर दोनों जगह एक सी सुविधाएं ही मिल पाती हैं। तो ये लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, बिजली, पानी, सड़क, ये सब अच्छा होगा यह सोचकर गांव को छोड़ के शहर जाते हैं, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ इनको मजबूर कर देती हैं कि वो मलिन बस्तियों में रहने लगते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि वह गांव को जिस पर्पज़ के लिए छोड़ के गए थे शहर में, वो वहाँ पर उनको नसीब नहीं हो पाता है। वहाँ पर लेस और मोर, ठीक है, गांव और शहर में ज़्यादा अंतर नहीं होता इन लोगों के लिए, क्योंकि गांव में भी वो ऐसी स्थितियों में रह रहे होते और शहर में जाकर जब मलिन बस्तियों में रहते हैं तो वहाँ पर भी गांव जैसी ही स्थिति रहती है। तो लेखक कहना चाहता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल इत्यादि, ठीक है, की समस्याएं मानवीय स्तर से निम्न जीवन व्यतीत करने को मजबूर कर रही हैं। तो लेखक ने इसमें बताया है कि जो पलायन हो रहा है गांव से शहर की तरफ, उसके क्या मुख्य कारण हैं, लोग क्या सोच कर जाते हैं, और शहर में ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं जो कि लोगों को मजबूर कर देती हैं मलिन बस्तियों में रहने के लिए, और उनको वो आधारभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इस सारी चीज़ पर यहाँ लेखक ने प्रकाश डाला है। तो चलिए अब इसके प्रश्न अटेंड कर लेते हैं। प्रश्न फर्स्ट में क्या कहा है कि शहरीकरण किस व्यवस्था की स्वाभाविक प्रक्रिया है? तो हमने देखा था तीव्र आर्थिक विकास, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
कि तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ क्या हो रहा है, शहरीकरण की तेज प्रक्रिया हो रही है। प्रश्न नंबर दूसरा, शहरी गरीबी का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, तो यहाँ बताया है योजना आयोग। ठीक है, बताया था ना कि योजना आयोग के अकॉर्डिंग कितना वो होता है। ठीक है, तो जो शहरी गरीबी का निर्धारण करता है वो योजना आयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर थर्ड, तीसरे प्रश्न में कहा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ठीक है, तो काला बाजारीकरण का, गलत, शहरी श्रमिकों का, यस, यही हमारा सही उत्तर होगा। तो थर्ड का जो उत्तर हो जाएगा वो बी। ठीक है, बाकी ज़मींदार तो कहीं दूर दूर तक उसमें वर्ड नहीं था। ठीक है, आतंकवादी भी नहीं था। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है मलिन बस्तियों में रहने वालों की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी, गलत, मूल अनिवार्यताओं से वंचित, मूलभूत अनिवार्यताओं से वंचित, कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत, स्थिति का लेखा जोखा नहीं है, ये भी गलत। ठीक है, लेखा जोखा है ना, जो हमारा योजना आयोग है उसने कहा है ना कि शहरी जनसंख्या का 25% जो लोग हैं वो गरीबी से नीचे जी रहे हैं। तो लेखा जोखा तो है हमारे पास, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। स्थिति की बात कही गई है यहाँ पे। तो स्थिति क्या है कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य, लिखाई, पढ़ाई, ठीक है, पेयजल की व्यवस्था, ये सब उनको नहीं मिल पाता है। वंचित का मतलब होता है किसी चीज़ का नहीं मिल पाना। तो प्रश्न नंबर चौथे का सही उत्तर होगा बी। प्रश्न 5वां, इसमें कहा गया है शहरी क्षेत्रों के गरीबों की संख्या कितनी मानी गई है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6,82,00,000। ठीक है, 6,82,00,000 मानी गई है। देखिए यहाँ पर दिया गया है योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 6,82,00,000। ठीक है, इतने लोग क्या हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा पैसेज नंबर 2। देखिए इसको भी आप जब लोग अप्रोच करेंगे तो सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप प्रश्न देखेंगे, प्रश्न में जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उनको आप हाईलाइट करेंगे और उनको ध्यान रखेंगे, और उसके बाद इस अनसीन पैसेज को आप रीड करेंगे। ठीक है, तो जो जो वर्ड और जो जो लाइंस इसमें दी गई हैं वही यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान से समझनी है। ठीक, टाइम बचाने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच लगा रहा हूँ, यानी कि मैं पहले ये पैसेज पढ़ देता हूँ और उसके बाद जो भी प्रश्न होंगे उनको हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य एक दायित्वपूर्ण संस्था है। वर्तमान परिस्थिति में राज्य की भूमिका समाप्त होना असंभव है। यानी कि देखिए राज्य का एक दायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों की सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करे। और वर्तमान परिस्थिति यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन को अगर हम देखें तो जो राज्य होता है, ठीक है, उसकी जो भूमिका होती है उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। देखिए राज्य में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे की सहायता से ही जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए राज्य की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है और इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। आगे लेखक कहता है और परंपरागत मार्क्सवादी धारणा की राज्य स्वयं समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो मार्क्सवादी सोच थी, ठीक है, ये एक विचारधारा है, इनका मानना था कि राज्य स्वयं समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो राज्य हैं एक समय ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो जाएगा। आगे लेखक कहता है जनता के लिए भी हितकर नहीं है। ठीक है, कि मार्क्सवादी सोच तो है कि राज्य खुद ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा जनता के लिए हितकर नहीं है। हितकर मतलब लाभकारी नहीं है। मान के चलिए हम कहते हैं कि कोई सरकार नहीं होगी और सरकार को हम ख़त्म कर देते हैं, तो बताइए जो लोग गरीबी जनसंख्या से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए खाना, उनके लिए बिजली, जल, इन सब की व्यवस्था कौन करेगा? तो इसीलिए ये जनता के लिए भी लाभकारी नहीं है राज्य का ख़त्म हो जाना।
आगे लेखक कहता है जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्रांति के पश्चात भी राज्य की आवश्यकता है। ठीक है, मार्क्सवादी लोगों का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा कि सभी लोगों में समानता होगी और ये जो राज्य है इसकी जो भूमिका है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए क्या है, राज्य की आवश्यकता पड़ेगी, हमेशा रहेगी ये। ठीक है, आगे लेखक कहता है राज्य आर्थिक व्यवस्था से संचालित होता है। जिस देश में जैसी आर्थिक व्यवस्था होगी राज्य उसी रूप में ढल जाएगा। तो लेखक यहाँ बताना चाहता है कि जो राज्य होता है उसकी जो आर्थिक व्यवस्था होती है, ठीक है, वो जिस प्रकार की होती है उसी में उसकी व्यवस्थाएं ढल जाती हैं। तो ये जो राज्य की आर्थिक व्यवस्था होती हैं ये अनेक प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कि हो सकता है कोई राज्य केवल कृषि से अपनी आय का स्रोत देखता हो, या फिर हो सकता है कोई राज्य कारखाने से अपना स्रोत देखता हो आय का। तो हर राज्य का अपना अलग अलग स्रोत होता है आय का। आगे लेखक कहता है यदि व्यवस्था पूंजीवादी है तो राज्य का नियंत्रण साधनों पर नहीं रहेगा। वहीं यदि व्यवस्था साम्यवादी है तो राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है कि हर चीज़ पैसे पर डिपेंड करती है। जो जितना ज़्यादा अमीर है उस पर उतने ज़्यादा साधन होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप हल्का सा एग्जांपल ले लीजिए कि जो मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है इंडिया के केस में, या फिर रतन टाटा हैं, इनके पास क्या बहुत सारा पैसा है और ये लोग इसी गाड़ी में घूमते हैं। ठीक है, और हर समय इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। ये बहुत सारा खाना खाते भी हैं अच्छा और वेस्ट भी कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो समाज में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। ठीक है, तो यदि ऐसी कंडीशन हो जाए कि जो अमीर लोग हैं वो देश को चलाने लगेंगे, ठीक है, और उनका ही ज़्यादा वर्चस्व रहेगा, तो होगा क्या कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, किसी भी देश के पास जो संसाधन और साधन होते हैं उन पर क्या होगा, इन अमीर लोगों का नियंत्रण हो जाएगा और राज्य का जो नियंत्रण है वो कम होने लगेगा। और यह दूसरी तरफ साम्यवादी व्यवस्था हो, साम्यवादी व्यवस्था का मतलब है कि संसाधनों पर और साधनों पर जो राज्य के होते हैं उन पर सभी का अधिकार होगा और इनको कंट्रोल कौन करेगा, इन पर नियंत्रण कौन रखेगा, राज्य सरकार इन पर नियंत्रण रखेगी। यदि ऐसा होगा तो समाज में रहने वाले सभी लोग, ठीक है, तो ऐसे राज्य का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, लोक कल्याणकारी, यानी कि समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब का क्या होगा, कल्याण होगा, यानी कि उन सभी को उन साधनों की व्यवस्था मिल सकेंगी, उन साधनों की जो सुविधा हैं वो उनका उपभोग कर सकेंगे। आशय यह है कि आर्थिक व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि किसी भी राज्य का स्वरूप बताने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, आर्थिक व्यवस्था। आगे लेखक कहता है आज विश्व के अधिकांश राज्य पूंजीवादी व्यवस्था में आते हैं। इसमें राज्य की प्राथमिकता क्या हो, यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि आप दुनिया के अधिकतर देशों को देखेंगे तो वो कैसी व्यवस्था को फॉलो करते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लेखक कहना चाहता है कि ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का क्या रोल रहना चाहिए, राज्य के लिए क्या क्या काम दिए जाने चाहिए जिससे कि लोगों का उद्धार हो सके। जिस प्रकार एक परिवार सर्वप्रथम अपने जीवन की सुरक्षा एवं पोषण निमित्त उपाय करता है, वही राज्य का भी दायित्व है। ठीक है, तो देखिए आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जैसे लेखक समझा रहा है कि आप अपना एक छोटा सा परिवार ले लीजिए। तो परिवार का जो प्रथम उद्देश्य रहेगा वो यही होगा कि वह अपने जो मेंबर हैं, सदस्य हैं घर में, उनको वो रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी सुविधाएं जो मूलभूत हैं उनको उपलब्ध करा सके। तो ठीक उसी प्रकार से राज्य की भी यही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिल सकें। आगे लेखक कहता है जिस प्रकार लाखों लोग भारत जैसे गरीब राज्य में प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि में कीड़े मकोड़ों की भांति नष्ट हो जाते हैं, सर्वप्रथम राज्य को उनकी सुरक्षा हेतु कदम उठाने चाहिए। तो लेखक यहाँ कहना चाहता है कि
भारत में लाखों लोग हर साल मारे जाते हैं, किसकी वजह से? प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। ठीक है, यथा, यथा का मतलब होता है जैसे। तो कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं? जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप। तो इनमें लाखों लोग कीड़े मकोड़ों की भांति नष्ट हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो लेखक चाहता है कि सबसे पहले राज्य को इन लोगों की क्या है, सुरक्षा करनी चाहिए, इसके लिए कदम उठाने चाहिए। आगे लेखक कहता है, यह सत्य है कि व्यक्ति का कर्तव्य जीविकोपार्जन है, लेकिन उसे वातावरण मुहैया कराने का दायित्व तो राज्य का है। ठीक है, तो लेखक कहता है कि ये बात हमने मान लिया, ठीक है, कि व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है वो होता है अपने जीवन के लिए साधन एकत्रित करना और अपने जीवन को चलाना। ठीक है, लेकिन इन साधन को एकत्रित करने के लिए, ठीक है, जो जीवन को चलाते हैं उनको एकत्रित करने के लिए एक वातावरण होता है। ठीक है, और उस वातावरण को कौन बनाता है? राज्य बनाता है, और ये राज्य का दायित्व भी होना चाहिए। दायित्व का मतलब जिम्मेदारी। आगे लेखक कहता है, राज्य इस प्रकार की नीति का अनुसरण करे जिससे अधिकांश लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। यानी कि राज्य की जो नीति होती है ना, नीति का मतलब पॉलिसी। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, मनरेगा हो गया, ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत सारी नीतियाँ चलती रहती हैं। तो इनमें क्या होना चाहिए कि राज्य ऐसी नीति का अनुसरण करे जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सकें। ठीक है, मुहैया कराना मतलब दिया जाना। आगे लेखक कहता है, राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति की क्रय शक्ति कम से कम इतनी तो रहे कि वह सुगमता से अपना जीवन निर्वाह कर सके। आगे लेखक चाहता है कि राज्य के पास ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो लोगों को इतना साधन और संसाधन दे दे कि उनकी जो क्रय शक्ति हो, या क्रय का मतलब खरीदने की जो शक्ति है, वो इतनी होनी चाहिए जिससे कि एक व्यक्ति का जो जीवन है वो आसानी से चल सके। निर्वाह होना मतलब गुजर जाना। ठीक है, जीवन का चलना। ठीक है, इसको बोलते हैं निर्वाह होना। आगे लेखक कहता है, इसके लिए आवश्यक है कि राज्य जितना संभव हो सके आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखे। यदि राज्य सब कुछ पूंजी पर छोड़ देगा तो राज्य पूंजी के वशीभूत होकर उसका गुलाम बन सकता है। यहाँ पर लेखक ने एक आशंका प्रकट की है कि यदि राज्य आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं रखेगा और सब कुछ जो चीज़ें हैं वो पूंजीवादी लोगों पर छोड़ देगा, ठीक है, यानी कि पूंजीवादी जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग राज्य चलने लगेगा, तो होगा क्या कि एक समय ऐसा आएगा कि सभी चीज़ें, सभी संसाधन और सभी साधन, ठीक है, पूंजी के वशीभूत हो जाएंगे और कुछ लोगों के पास तो इन साधनों की भरमार होगी, लेकिन बाकी लोगों के पास ये साधन नहीं होंगे जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन से बचने के लिए राज्य को क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक जितना संभव हो सके उतना आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लेखक है उसने जो राज्य है उसकी भूमिका और उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए इस पर प्रकाश डाला है, और उसने साथ ही साथ बताया है कि किसी राज्य में जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है। और आर्थिक व्यवस्था के जो दो मेन प्रकार बताए गए हैं वो है पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी व्यवस्था के क्या लाभ और हानि हैं, उसी प्रकार से उसने साम्यवादी व्यवस्था के भी लाभ और हानि बताए हैं। तो ये था इस पूरे अनसीन पैसेज का सारांश। तो चलिए अब इसके प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए किस संस्था की आवश्यकता बनी रहेगी? तो हमने पढ़ा था राज्य की, ठीक है, कि जो राज्य है उसकी व्यवस्था और वो संस्था का रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? विश्व में आज सर्वाधिक कौन सी व्यवस्था प्रचलित है? तो हमने पढ़ा था कि विश्व के अधिकतर देश कौन सी व्यवस्था फॉलो करते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था फॉलो करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य का कार्य है?
ठीक है, यानी कि राज्य के जो कर्तव्य होते हैं वो क्या होते हैं? परिवार के मुखिया के समान दायित्वों का निर्वाह करना, अधिकाधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराना, आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा। ठीक है, कि जो परिवार के मुखिया होते हैं जैसे वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही राज्य को उसकी जनता का निर्वाह और पालन पोषण करना चाहिए। ये सही है। अधिकाधिक लोगों को रोज़गार मुहैया कराना चाहिए, यानी कि राज्य ऐसी नीति बनाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले। और पूंजी के वशीभूत ना हो राज्य के साधन और संसाधन, इसके लिए राज्य को नियंत्रण रखना चाहिए। तो इस हिसाब से ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, यानी कि ऊपर दिए हुए सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है राज्य को किसे अपने नियंत्रण में रखना चाहिए वरना राज्य स्वयं उसका गुलाम हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा पूंजी। ठीक है, पूंजी को राज्य अपने नियंत्रण में रखेगा तभी साधन और संसाधनों पर पूंजी का जो वर्चस्व होगा वो नियंत्रण में रहेगा। तो प्रश्न नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। यह है प्रश्न नंबर 5 और इसमें पूछा गया है प्रस्तुत गद्यांश। गद्यांश का मतलब होता है पैसेज। ठीक है, जो ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है इसी को हम क्या बोलते हैं? गद्यांश बोलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। ठीक है, तो इसका टाइटल क्या होगा? तो देखिए राज्य होना चाहिए क्योंकि इसमें राज्य के बारे में बहुत चीज़ें बताई गई हैं। राज्य का स्वरूप ये होना चाहिए या फिर राज्य का दायित्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि राज्य के क्या क्या दायित्व हैं और वो कैसे इन दायित्वों का निर्वाह कर सकता है। ये है हमारा पैसेज नंबर 3। इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, इसको भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे, पहले प्रश्न देखेंगे उसके बाद इस पर आएंगे, लेकिन मैं वीडियो शॉर्ट रहे इसके लिए डायरेक्ट करता हूँ। 1732 ईस्वी में जब मुग़ल शासक मोहम्मद शाह था, ठीक है, मुग़ल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। जय सिंह को मालवा का शासक बनाया गया। तो जब मोहम्मद शाह कौन था? मुग़ल शासक था। तब जय सिंह को क्या बनाया गया था? मालवा, मालवा एक जगह है, ठीक है, उसका शासक बनाया गया था। उसे नियुक्त करने का उद्देश्य मराठों को मालवा से भगाना था, यानी कि मराठा जो लोग थे उनको भगाना था मालवा से। ठीक है, इसीलिए जो जय सिंह है उसको मालवा का शासक बनाया गया था। लेकिन जय सिंह इस कार्य को करने में विफल रहा और जयपुर लौट गया। लेकिन जय सिंह था वो इस कार्य को कर नहीं पाया। ठीक है, और उसने क्या किया? वो वापस कहाँ चला गया? जयपुर चला गया। ये एक राजस्थान का शहर है। आगे लेखक कहता है इसी समय मराठों ने मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। तो इसी समय हुआ क्या कि मराठा लोगों ने मालवा पर आक्रमण किया और उसको क्या किया? अपने अधिकार में ले लिया, यानी कि इसको अपने नियंत्रण में कर लिया। इस प्रदेश को सुव्यवस्थित करने के लिए पेशवा ने जागीर प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, तो जो पेशवा था, पेशवा कौन था? मराठाओं का जो प्रधान सेनापति था उसको पेशवा बोलते थे। आप आज के समय का प्रधानमंत्री कह सकते हैं। ठीक है, तो पेशवा ने क्या प्रारंभ किया? जागीर प्रथा को प्रारंभ किया, जिससे क्या हो कि जो भी क्षेत्र उन्होंने कंट्रोल किया है, जिस भी क्षेत्र पर अधिकार या नियंत्रण स्थापित किया है, उसकी जो व्यवस्था है वो क्या हो? सुचारू रूप से चल सके। सुव्यवस्थित का मतलब है सुचारू रूप से चलना। तथा स्थानीय सरदारों, ठीक है, स्थानीय सरदारों को जागीरें प्रदान की। ठीक है, जागीरें क्या होती थी? ये जनरली ज़मीन होती थी जो कि लोगों को दी जाती थी। ठीक है, और वो कुछ टैक्स वैक्स कलेक्ट करते थे और उसको फिर पेशवा को दे देते थे और कुछ अपने खर्च के लिए भी रख लेते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? पेशवा ने स्टार्ट की थी। और पेशवा कौन था? ये मराठों का मुखिया होता था, यानी कि प्रधान सेनापति होता था। आगे लेखक कहता है इसी समय सिंधिया को उज्जैन, आनंद राव पवार को धार
और होलकर को मालवा तथा तुकोजी को देवास की जागीरें प्रदान की गई। तो देखिए यहाँ आप देख लेंगे, सिंधिया को उज्जैन दिया गया और आनंद राव को धार दिया गया। होलकर जो लोग थे उनको मालवा दे दिया गया और तुकोजी को देवदास दे दिया गया। ठीक है, तो ये एरिया बांट दिए गए। तो ये जो आनंद राव पवार हो गया, ये सिंधिया जी हो गए, ये तुकोजी हो गए, ये क्या थे, ये स्थानीय सरदार थे। आगे लेखक कहता है, इस प्रकार सिंधिया, होलकर तथा पवार की नवीन रियासतों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस हिसाब से जो ये सिंधिया लोग थे, होलकर थे और पवार थे, इनकी नई, नवीन का मतलब होता है नया, नई रियासत, ठीक है, बनकर खड़ी हो गई। आगे लेखक कहता है, ये नवीन रियासत मालवा क्षेत्र के नवयुग के प्रदर्शक बने। तो इन नई रियासतों की वजह से क्या है कि यहाँ पर नए नए कार्यक्रम हुए और नई नई योजनाएं बनी। तो इस हिसाब से क्या हुआ, एक नया युग आया। तो मालवा में इन रियासतों की स्थापना के साथ क्या आया, एक नया युग आया। आगे लेखक कहता है, इन रियासतों ने मालवा की सांस्कृतिक चेतना को भी प्रभावित किया। सांस्कृतिक का मतलब होता है कल्चरल, ठीक है, जो हमारा कल्चर होता है, रीति रिवाज जो होती हैं, उनको भी इन रियासतों ने थोड़ा बदल दिया। कैसे? 1741 ईस्वी के बाद मुग़ल साम्राज्य का संबंध सदा के लिए मालवा से समाप्त हो गया। तो 1741 में हुआ क्या कि इससे पहले यहाँ पर क्या था, मुग़ल शासकों का राज्य होता था मालवा पर, लेकिन जयसिंह को मुग़ल सम्राट ने भेजा था, लेकिन जयसिंह मराठाओं को हरा नहीं पाया और जयसिंह वापस कहाँ चला गया, जयपुर चला गया। और मालवाओं ने इस पर, मालवा की जो ज़मीन थी इस पर मराठाओं ने क्या किया, अधिकरण कर लिया, अधिकार कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो एक ये जो डेट दे रखी है इन्होंने 1741, ये सन दे रखा है। इसके बाद क्या हुआ, मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से मालवा राज्य से, ठीक है, हमेशा के लिए क्या हो गया, समाप्त हो गया। और वहाँ पर किन लोगों का वर्चस्व हो गया, मराठा लोगों को वर्चस्व हो गया। इस पैसेज में आपने देखा कि इसमें जो मुग़ल साम्राज्य है और जो मराठा लोगों का साम्राज्य है, और उन मराठा लोगों की जो स्थानीय व्यवस्थाएं थी, ठीक है, और मालवा को चलाने के लिए उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं की, उन सब के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब इसके प्रश्न हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मुग़ल शासक मोहम्मद शाह ने 1732 ईस्वी में किसे मालवा का शासक नियुक्त किया। तो जयसिंह को इन्होंने क्या नियुक्त किया था, मालवा का शासक नियुक्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर दूसरा, मालवा पर अधिकार करने के बाद पेशवा ने वहाँ कौन सी प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, तो जो पेशवा था उसने वहाँ पर, कहाँ पर, मालवा में एक प्रथा प्रारंभ की थी, उसका क्या नाम था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। उन्होंने क्या प्रारंभ किया था, जागीर प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, तो दूसरे का उत्तर होगा डी। प्रश्न नंबर तीसरा, इसमें कहा गया मालवा में पेशवा ने किसे जागीर प्रदान नहीं की। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये ध्यान रखना, नहीं की, किसको नहीं दिया था उन्होंने जागीर। तो देखिए सिंधिया को दिया था, होलकर को दिया था, पवार को दिया था, भोंसले को नहीं दिया था, ये वहाँ मेंशन नहीं है। तो जो थर्ड है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर फोर्थ, किस वर्ष मुग़लों का संबंध मालवा से सदा के लिए समाप्त हो गया। ठीक है, तो वो एक डेट दे रखी थी, मैं बता रहा था आपको, वो थी 1741 ईस्वी। तो ये एक सन है। ठीक है, तो 1741 ईस्वी को क्या हुआ, जो मुग़ल साम्राज्य था वो हमेशा के लिए मालवा से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। प्रश्न नंबर फिफ्थ, कौन मालवा के नवयुग के पथ प्रदर्शक बने। ठीक है, तो जो नवयुग आया था मालवा में उसका पथ प्रदर्शक कौन था, तो वो थे नवीन रियासत। कौन थे, नवीन रियासत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। पांचवें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। पैसेज नंबर फोर्थ, ये लास्ट पैसेज है। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है आपको, अनुच्छेद को पढ़ना है। ठीक है,
अनुच्छेद का मतलब पैसेज ही होता है। और इसको पढ़ करके प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। नैनो तकनीकी से विश्व में नवीन आशा का संचार हुआ है, ठीक है। नैनो एक टेक्नोलॉजी है, तकनीकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। विश्व में नवीन आशा का संचार हुआ है, नवीन मतलब नई ऊर्जा, ठीक है। नवीन मतलब जो नया है, न्यू। आशा का संचार हुआ है। भविष्य में इस तकनीकी से मनुष्य को होने वाले लाभ की कल्पना की जा सकती है। यानी कि भविष्य में इस तकनीकी से लोगों को क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं, इसका एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नैनो तकनीकी ने यह संभव कर दिया है कि मनुष्य अपनी इच्छा से नए परमाणु तथा उनके समूहों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। नए परमाणु का निर्माण कर सकता है मनुष्य, ठीक है। और उनका समूह भी बना सकता है, यानी कि समूह का मतलब होता है ग्रुप, एक से अधिक चीज़ों के मिलकर जो बनता है उसको समूह बोलते हैं। और परमाणु का मतलब यहाँ होता है एटम, ठीक है। कोई भी जो पदार्थ होता है वो परमाणु और अणुओं से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ नैनो टेक्नोलॉजी ने क्या की है, संभव की है। आगे लेकर कहता है तथा उन्हें यथा स्थान स्थापित कर सकता है, और जहाँ मन करे, ठीक है, अपनी मर्जी से उनको स्थापित कर सकता है। नैनो तकनीकी ने असीमित क्षेत्रों में अपने लिए स्थान निर्धारित किया है, यानी कि अनेक क्षेत्र, ठीक है, चाहे वो दवाई का क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे वो भौतिकी का क्षेत्र हो, रसायन का क्षेत्र हो, किसी कोई भी फील्ड हो, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का आजकल यूज़ किया जाता है। आगे लेखक कहता है आने वाले समय में जीवन का प्रत्येक आयाम इस तकनीकी से आच्छादित होगा। आच्छादित मतलब भर जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या होगी, जीवन के जितने भी आयाम होते हैं, आयाम मतलब डायमेंशंस, यानी कि जीवन में जो भी चीज़ें हम प्रयोग में लाते हैं उन सब में क्या यूज होने लगेगा, नैनो तकनीकी यूज होने लगेगी। आगे लेखक कहता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर तथा एड्स जैसी बीमारी को समाप्त करने में यह सक्षम होगा, ऐसी कल्पना की जा रही है। तो जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं उनका मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर जैसी जो बीमारी होती हैं, एड्स जैसी जो बीमारी होती हैं, उनको नैनो तकनीकी के द्वारा क्या है, समाप्त किया जा सकेगा आने वाले समय में। ऐसा लोगों की कल्पना है, ऐसा मानना है, ठीक है। आगे लेखक कहता है नैनो तकनीकी से बनाई जाने वाली दवाइयाँ किसी साइड इफ़ेक्ट के बिना मरीज़ को राहत पहुँचाने में सक्षम है, ठीक है। यानी कि लेखक बता रहा है यहाँ पर कि नैनो तकनीकी के द्वारा जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं और जो रोगियों को दी जाती हैं, उनको इन दवाइयों का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता, और जिस काम के लिए ये दवाई दी जाती है वो उस काम को बिना किसी नुकसान के कर देती हैं, ठीक है। आगे कहता है नैनो शब्द ग्रीक भाषा के नैनोज से बना है, ठीक है। तो ये जो नैनो शब्द है, ये जो ग्रीक भाषा है, ठीक है, ये क्या है, हमारी ग्रीक भाषा है, उसका जो नैनोज शब्द है वहाँ से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म। तो नैनो वर्ड का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, यानी कि जो बहुत ही छोटा है, दिखाई मतलब हमारी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देगा। इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये चाहिए होगा हमें इनको देखने के लिए। आगे लेखक कहता है लेकिन विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली में नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां भाग होता है। यानी कि 1 मीटर अगर आप बना देते हैं, ठीक है, और उसका 1 अरब में डिवाइड कर देते हैं उस 1 मीटर को, तो उसका जो एक पार्ट होगा इतना छोटा होता है नैनोमीटर का, ठीक है, आकार। तो यहाँ उन्होंने आकार बताया है, ठीक है। आगे लेखक कहता है वैज्ञानिकों का मानना है कि पदार्थों के स्थूल गुणधर्म का परमाणविक गुणधर्म में परिवर्तन नैनोमीटर स्तर पर संभव है। यानी कि परमाणु के स्तर पर चीज़ों में बदलाव करने के लिए क्या ज़रूरी है कि उनको नैनोमीटर के आकार में होना ज़रूरी है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। आगे वो कहता है इसी प्रक्रिया को अपनाकर नए पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो होगा क्या ऐसे कि जब इतने छोटे लेवल पे जा कर के आप इन चीज़ों को एक दूसरे से, ठीक है, रसायन क्रिया कराएंगे और रिएक्शंस जो होंगी उनसे क्या होगा, कुछ नई नई चीज़ें बनेंगी। तो जो नई नई चीज़ें क्या होंगी, वो नए पदार्थ होंगे। ये पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे रसायन और जैसे साइज और जो भी गुण धर्म वाली चीज़ें आप यूज़ करेंगे
उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चीज़ों का निर्माण होगा, वैज्ञानिकों का मानना है। आगे लेखक कहता है जो अपने मूल पदार्थों के गुणधर्म से भिन्न होगा। तो जैसे कि होता क्या है कि जब भी आप कोई दो रसायनों का रिएक्शन कराते हैं तो कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है वो अपने पुराने जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, गुणधर्म का मतलब होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी, ठीक है, उनसे बिल्कुल अलग होता है। भिन्न का मतलब अलग होता है। आगे लेखक कहता है भारत में नैनो तकनीक पर अनुसंधान की प्रक्रिया उस स्तर की नहीं हुई है जहां से हमारी प्रतिस्पर्धा विकसित देशों से हो सके। तो लेखक यहाँ पर एक चिंता जाहिर करता है, वो कहता है कि भारत में नैनो तकनीकी का विकास इतना नहीं हुआ जितना विकसित देशों में हो गया है, ठीक है। तो हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम विकसित देशों के साथ अभी इसके लिए कंपटीशन कर सकें, उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकें, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस पैसेज में जो लेखक है वो नैनो तकनीक के क्या क्या लाभ हैं, उसका आने वाले भविष्य में कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला है। तो चलिए इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, नैनो तकनीक ने विश्व चेतना पर क्या असर डाला है, ठीक है। तो नवीन आशा का संचार हुआ है, असुरक्षा की भावना बढ़ी है, प्रतिस्पर्धा का भाव आया है, आतंकवाद का खतरा बढ़ा है। तो देखिए ये सब गलत हो जाएंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है, कि नवीन आशा का क्या हुआ है, संचार हुआ है। प्रश्न नंबर दूसरा, नैनो तकनीक का प्रयोग किन क्षेत्रों से संभव है, ठीक है। केवल कृषि में, असीमित क्षेत्रों में, केवल स्वास्थ्य में, या अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो देखिए केवल ये वर्ड लगा रखें तो ये गलत है बिल्कुल। असीमित क्षेत्रों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहा है ना उसने कि जीवन के हर आयाम में आप नैनो तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, आने वाले समय में। तो प्रश्न नंबर जो दूसरा है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर थर्ड। इसमें कहा गया है नैनो किस भाषा का शब्द है। तो हमने देखा था ये ग्रीक भाषा का शब्द है, तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। एंड ये हमारा प्रश्न नंबर फोर्थ, और इसमें कहा गया नैनोमीटर 1 मीटर का कौन सा हिस्सा होता है। तो 1 अरबवां हिस्सा होता है। हमने बताया था ना कि 1 मीटर को यदि 1 अरब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो एक हिस्सा होगा इतना बड़ा होता है आपका नैनोमीटर। तो प्रश्न नंबर जो फोर्थ है उसका करेक्ट आंसर होगा सी। और ये है हमारा लास्ट प्रश्न इस सीरीज़ का। इसमें कहा गया है भारत में नैनो तकनीक की अनुसंधात्मक स्थिति क्या है, ठीक है। बहुत अच्छी, प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभ नहीं हुआ है, विकसित देशों के समकक्ष। समकक्ष का मतलब होता है इक्वल, मतलब बराबर है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि हम विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, हमारा इतना अभी विकास नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छी नहीं है तो ये गलत हो गया। प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक है, या प्रारंभ नहीं हुआ। प्रारंभ नहीं, प्रारंभ तो हो चुका है, क्योंकि भारत में भी नैनो तकनीक पर अनुसंधान किए जा रहे हैं, लेकिन वो उतने नहीं हैं कि हम विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो ये भी गलत हो जाता है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो नैनो तकनीकी का क्षेत्र है वो क्या है, प्रारंभिक अवस्था में, यानी कि अभी वो विकसित हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 5 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो बच्चों ये था लैंग्वेज टेस्ट सेक्शन 3 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम का। और ये केवल उन्हीं लोगों को पढ़ना है जिनका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम क्या है, हिंदी है। हिंदी क्या है, उन लोगों का मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है। जिन लोगों का मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश है उनके लिए जो लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है, वो इंग्लिश में ही आएगा। उन लोगों के लिए हम अलग से लैंग्वेज टेस्ट का जो पेपर एनालिसिस है वो कर चुके हैं, और उसको देखने के लिए आप हमारे आई बटन पर जो लिंक दिया है वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।